कि कहते हैं कि जीत लो हर लम्हा वक्त बीत जाने से पहले, कि जीत लो हर लम्हा वक्त बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो यही टाइम है आपको अपने क्लास 12th में सोशियोलॉजी में अच्छा करने का, क्योंकि ये अगर समय चला गया तो बस आपको यादें ही आएंगी, वक्त लौट कर नहीं आएगा, दोबारा क्लास 12th नहीं आएगी। तो अपनी क्लास 12th को इस तरीके से बढ़िया बनाना है कि जिसके बाद में आपको कुछ और बढ़िया करने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा बढ़िया, आगे भी चलता रहेगा लाइफ लॉन्ग। तो बढ़ते हैं अपने पीडीएफ की तरफ, जिसमें कह सकते हो कि मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने जेई, जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करी थी, उसी में आज आपके लिए मैं अपना चैप्टर नंबर जो 5 है वो लेकर आ गया हूं। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर्स की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करा दी गई है, और इसके अलावा हमने आपको एनिमेशन तरीके से अपने चैनल पर ही सभी वीडियोस प्रोवाइड करी हैं, और फेस वीडियो डिजिटल बोर्ड पर उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनको देखिए। ऐसा कंटेंट आपको नहीं है कि जो दोनों उसमें एनिमेशन में भी करा दिए हैं आपको, इसके अलावा फेस वीडियो में भी करा दिए हैं, और अब आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आ गए। ठीक है, तो मैं आपकी तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी उसी तरीके से मेरे साथ में मेहनत करनी है, और जो हमारा फाइनल में एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छा करना है। लेकिन अभी जो हमारा मिड टर्म है एटलीस्ट उसको तो कवर करें, कम से कम हमारा इतना सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा कि कम से कम हमें जो हमारा फाइनल का एग्जाम आएगा तब तक हम निश्चिंत हो चुके होंगे कि हमें ये चीज तो एटलीस्ट आती है। तो हमारा मिड टर्म का जो एग्जाम है उसकी डेट शीट आपको पता है, अनाउंस हो चुकी है, और उसके लिए जो हमारा सोशियोलॉजी का पेपर वो इसी मंथ में है, तो उसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं अपना चैप्टर नंबर 5, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सामाजिक विषमता से क्या अभिप्राय है? चैप्टर का जैसा नाम है, सबसे पहला तो वही क्वेश्चन भी सबसे पहला आपको बनता है कि यानी कि सामाजिक विषमता से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक विषमता क्या? सामाजिक विषमता से तात्पर्य किसी समाज में लोगों के अलग अलग जीवन स्तर तथा जीवन शैली से होता है, यानी कि जो लोग अलग अलग तरीके से जी रहे हैं, उनका क्या स्तर है, क्या शैली है, उसको हम बोलते हैं सामाजिक विषमता। विषमता का मतलब असमानताएं, ये सब चीजें शामिल होती हैं। किसी समाज में विभिन्न समुदायों के अलग अलग विषम परिस्थिति में रहने के कारण उत्पन्न होती है। हर एक वर्ग अलग अलग समाज में रह रहा है, अलग अलग स्थानों पर रह रहा है, तो उसके कारण कुछ समस्याएं भी हमारे पास में उत्पन्न हो जाती हैं। उसके कारण भी हमारे पास में कई बार बहुत सारी विषमताएं, असमानताएं, विभेदीकरण, ये सब देखने को मिलता है। ऐसा सामाजिक भेदभाव अथवा सामाजिक स्तर के कारण ही होता है, क्योंकि समाज के अंदर भेदभाव बहुत ज्यादा है और समाज के अंदर हर एक के स्तर बने हुए हैं। इसी कारण हमें सामाजिक विषमता देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सामाजिक विषमता व बहिष्कार सामाजिक कैसे है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि एग्जाम्स में आपसे हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही जाता है कि सामाजिक विषमता व बहिष्कार सामाजिक कैसे है। तो 3 कारणों से है सामाजिक विषमता व बहिष्कार सामाजिक, इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति से नहीं समूह से संबंधित होते हैं। एज इट इज लिखकर आ जाना पेपर में। ये व्यवस्थित व संरचनात्मक हैं और ये आर्थिक नहीं होते हैं, सामाजिक होते हैं, राजनीतिक होते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, छुआछूत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तब भी आपका यही है। तो आम बोलचाल में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम छुआछूत भी कहते हैं। धार्मिक एवं कर्मकांडीय दृष्टि से शुद्धता व अशुद्धता के पैमाने पर जो सबसे नीची माने वाली जातियां थी, उनके विरुद्ध जो अत्यंत कठोर सामाजिक दंड विधान किया जाता था, उसको अस्पृश्यता कहा जाता था। ये समाज की कुरीति थी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक इंसान के साथ में अस्पृश्य व्यवहार करना, कि आपको देख लिया तो फिर हमारा दिन खराब हो गया, ये बहुत ही बेकार पद्धति थी। अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया गया जिन्हें अपवित्र माना गया, गंदा और अशुद्ध माना जाता था। इन लोगों को न कुओं से, जो सार्वजनिक कुएं थे, उनसे पानी नहीं भरने दिया जाता था, मंदिरों में प्रवेश नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर उनको जाने से मनाही होती थी। ये सोच सकते हैं भारतीय समाज के अंदर ये व्यवस्था थी। तो इसके लिए रोकथाम भी जरूरी थी, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो गांधी जी ने
इन लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया, किंतु आजकल दलित शब्द का इसका प्रयोग किया जाता है और दलित का शाब्दिक अर्थ होता है पैरों से कुचला हुआ। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनेगा कि दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान 1956 के अनुसार जाति अस्पृश्यता निषेध है। अब कोई भी जाति अस्पृश्यता जैसी चीजें नहीं कर सकता, इसको संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से बिल्कुल ही बैन कर रखा है। तो महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले ने अस्पृश्यता निवारण की दिशा में बहुत सारे काम करे हैं, जिनको हम जानते भी हैं, ठीक, और हम आगे देखेंगे भी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षमता यानी कि निर्योग्यता के ऊपर लेख लिखिए। यानी कि अक्षमता क्या है? अक्षमता यानी कि जिसको कह सकते हो विकलांगता, जो शारीरिक मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति इसलिए अक्षम कहलाते हैं क्योंकि वे समाज की रीतियों व सोच के अनुसार अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज की बात कर दूं तो 2016 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इन लोगों को जो नाम दिया गया वो दिया गया दिव्यांग, ये दे दिया गया नया नाम। तो निर्योग्यता, अक्षमता को एक जैविक कमजोरी माना जाता है। जब कभी किसी अक्षम व्यक्ति के समक्ष कई समस्याएं खड़ी होती हैं तो ये मान लिया जाता है कि ये समस्याएं उसकी बाधा या कमजोरी के कारण ही उत्पन्न हुई है। कि कोई अक्षम व्यक्ति है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो बोल देंगे यार इसके अंदर तो ये कमी है ना, इसलिए ये कर नहीं पाया, जबकि कमियां हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। हम शारीरिक रूप से अच्छे हैं लेकिन मानसिक रूप से तो हम भी अपंग है। हर कोई अपंग है, कौन नहीं है? आज समाज के अंदर अगर हम जी रहे हैं, ठीक है, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है। ऐसा नहीं है कि यही लोग परेशान, लेकिन मानसिकता ऐसी बना रखी है तो क्या कर सकते हैं। सेकंड है, अक्षम व्यक्ति को हमेशा शिकार यानी कि पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इनको हमेशा दया की भावना से देखेंगे, जैसे बिल्कुल ही कह सकते हो कि पीड़ित व्यक्ति है, उस तरीके से इनके साथ में व्यवहार किया जाता है। बेचारा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कोई बेचारा नहीं है। एक अंग अगर खराब हो गया तो ऐसा नहीं है क्या कहते हैं कि वो कुछ और नहीं कर सकते। मेरे खुद के नॉन में है विजुअली इंपेयर्ड बच्चे, मेरे दोस्त जो आज अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अक्षम है। पढ़ाई करी है उन्होंने भी, मेहनत करके, देख नहीं पाते लेकिन फिर भी करा है। तो ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा पीड़ित की नजर से देखा जाए। यह माना जाता है कि निर्योग्यता उस निर्योग्य व्यक्ति के अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी हुई है, कि जो उसका निर्योग्य है तो उसमें उसका थोड़ी कोई रोल है तो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी हुई है, नहीं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां जो हमारे अंदर नहीं है। अपने आप रोड क्रॉस कर लेंगे, मोबाइल चला लेते हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, काम कर रहे हैं बैंकों में, आप देख सकते हो। ये सब क्या है? दिव्यांग। इसीलिए कि एक कमी अगर है तो उसके अंदर बहुत सारी हमसे अच्छी खूबियां भी हैं इनके अंदर। निर्योग्यता तथा गरीबी के बीच काफी निकट संबंध भी देखा गया है, क्योंकि गरीबी के कारण ही माताएं कुपोषण का शिकार हो जाती हैं, और कुपोषण का शिकार हुई तो जिसके कहीं ना कहीं जिसका प्रभाव है बच्चों के ऊपर पड़ता है, और बच्चों के अंदर फिर निर्योग्यता ये सब देखने को मिलती है। दुर्बल अविकसित विकसितों को जन्म देती है, बड़े होकर विकलांग लोगों की संख्या को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट, सरकार इनके लिए विभिन्न कार्यक्रम प्रदान करती है, जैसे शिक्षा, रोजगार, व्यवसायिक, ये सब। ऐसे ही भारत के अंदर भी सुगम्य भारत, ये प्रोग्राम है सुगम्य भारत। इसमें आप देख सकते हो कि बसों को भी इस तरीके से तैयार करा है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं वो एलिवेटेड जो चालू कर दी है, जिसकी वजह से वो अपनी व्हील चेयर उसके अंदर ला सकते हैं। मेट्रो के अंदर भी ऐसी आपको सुविधाएं, चाहे वो सीट का रिजर्व हो, ऐसे रेलवे के अंदर बहुत जगह पर, स्कूल के अंदर इसमें आप सकते हो रैंप्स बनाए जा रहे हैं, लिफ्ट बनाए जा रहे हैं। तो इसीलिए तो बनाई जा रही है सुगम्य भारत, ये सब इसीलिए। तो इनके लिए पॉलिसीज है, इनको यानी कि सिर्फ हेल्प की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, हम लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है इनके लिए, बाकी सब कुछ हमारी तरह ही है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं बताइए। तो एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूहों का ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों पर बट जाना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। इसकी 3 मुख्य सैद्धांतिक विशेषताएं। नंबर 1, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार्य नहीं होता बल्कि समाज की विशेषता होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के बीच में नहीं मिलता है। जो सामाजिक स्तरीकरण है वो समाज के अंदर बनता है, समाज के अंदर देखने को मिलेगा, व्यक्ति के अंदर ही नहीं मिलेगा सिर्फ। सेकंड है, सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। बिल्कुल सही बात है, वंशानुगत होता है, जैसा समाज के अंदर चलता हुआ आ रहा है वैसा ही चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसको कह सकते हो कि बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। थर्ड, सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा के द्वारा समर्थन मिलता है, कि कोई भी चाहे चीज हो उसको जब तक समर्थन नहीं मिलेगा, विश्वास नहीं मिलेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन सामाजिक स्तरीकरण को विचारधारा जो है उसको विश्वास के द्वारा समर्थन दिया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करना भाई। ओ ये जिंदगी है, इसको अभी जी लो, यानी कि अभी पढ़ लो, जो अभी टाइम है। ऐसा नहीं कि जिंदगी ही जीते रहोगे और कहोगे नहीं पढ़ने का काम नहीं, बिल्कुल पढ़ना है, यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है वो पढ़ने का है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में जनजातीय जीवन का उल्लेख करिए। कि भारतीय संविधान के अनुसार चाहे निर्धनता हो, शक्तिहीनता हो, सामाजिक लांछन से पीड़ित जो सामाजिक समूह है उनको जनजाति कहा जाता है। और भारत के अंदर इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे वनवासी, आदिवासी, इन सब के नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में हम बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आंतरिक उपनिवेशवाद, आदिवासी समाज ने प्रगति के नाम पर आंतरिक उपनिवेशवाद का सामना करा। कि क्या हुआ कि हमें प्रगति करनी है, विकास करना है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी भूमि इनसे छीन ली गई। तो इसको बोलते हैं आंतरिक उपनिवेशवाद, की अपने ही देश के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिला। इनको इनकी जमीन से हटा दिया गया, जल जंगल जमीन से इनको हटा दिया गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वनों का दोहन किया। ये आजादी के बाद की बात भी है। खदान, कारखाने, बांध बनाने के नाम पर उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया और उनको दूसरी जगह पर पलायन होना पड़ा, उनसे उनका घर बार छीन गया। कुछ सोच के देखिए, अगर घर बार छीनता तो कितना अजीब सा लगता है। आदिवासियों की समस्याओं से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या है, इसी चीज में है। तो राष्ट्रीय वन नीति बनाम आदिवासी विस्थापन, की राष्ट्रीय की जो वन नीति है और उसके बाद में आदिवासियों को विस्थापन देखने को मिलता है, यानी कि उनको हटाया जाता है। राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो उनको हटाना पड़ रहा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जहां पर जमीन है वहां पर मिनरल्स हैं। सेकंड, आदिवासी क्षेत्रों में सघन औद्योगिकरण की नीति। जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर औद्योगिकरण की नीति अपनाई जाती है। उनको पता ही नहीं होता, जिसको ये ठेके दिए जाते हैं वनों की कटाई के लिए, उन्हें नहीं पता कि कौन से वृक्ष यूजफुल हैं, कौन से वृक्ष जड़ी बूटियों के काम आते हैं। वो तो सबके लिए मशीन चल जाती है, पूरा का पूरा कटाई हो जाती है। थर्ड, आदिवासियों में सजातीय राजनीतिक जागरूकता के दर्शन, यानी कि इनमें किस चीज का है, सजातीय राजनीतिक जागरूकता के दर्शन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा, अस्पृश्यता के आयाम का वर्णन कीजिए। आखिर अस्पृश्यता तो देखा था हमने, तो उसके आयाम क्या है। तो आयाम हमें देखने को मिलते हैं 3, 1 2 3, ठीक है। पहला है अपवर्जन या बहिष्कार, यानी जिसमें कह सकते हो कि इसमें जितने भी पीने के स्थान थे, कुएं थे, उन सब के स्रोतों में पानी नहीं लेने दिया जाता था। सामाजिक उत्सव में, समारोह में इनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। ये सब किसमें आता है, अपवर्जन या बहिष्कार, बिल्कुल ही कर देना। सेकंड है अनादर या अधीनता, यानी कि इनको वो जो आदर मिलना चाहिए, समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनको मिल रहा था, वो निम्न जाति के लोगों को नहीं मिल रहा था। इसके लिए इनको अनादर का सामना करना पड़ता था, उनको अधीन रखा जाता था, अपने अंडर में रखा जाता था, जिसके अंतर्गत एक जाति के लोगों को अनादर किया जाता था, अपने अधीन रखा जाता था। जैसे कई बार क्या होता था, जूते को हाथ में उठाकर चलने जैसी चीजें इसमें शामिल होती थी। जूता जबकि पैर में पहनने की चीज है, माला बनाकर कई बार गले में टांग दी गई, इस तरीके से व्यवहार किया जाता था। थर्ड आता है शोषण। शोषण में इसमें कह सकते हो उनको बेगारी करनी पड़ती थी। बेगारी यानी कि ऐसा चीज होता है इसमें आपसे काम तो लिया जाए लेकिन मजदूरी ना दी जाए, उसको बोलते हैं बेगारी, पैसा नहीं दिया जाता था। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जाति व्यवस्था एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, वर्णन कीजिए कैसे है। तो जाति जन्म से ही निर्धारित होती है, ना कि उस मनुष्य की स्थिति से। तो पहला क्या है, जन्म आधारित है जाति। सेकंड, जाति व्यवस्था व्यक्तियों का अनेक व्यवसायों के आधार पर वर्गीकरण करती है। इसका मतलब है जातियां जो व्यवसाय है उसको निर्धारित करती हैं। जातियां अपने व्यवसाय में, अपने वर्ग में, अपने जातियों में क्या काम कर सकते हो वो निर्धारित करती हैं। थर्ड है सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति जाति के अनुरूप होती है। जो भी आज हमारे पास में समाज के अंतर्गत जितनी भी स्थिति है वो सब कहीं ना कहीं जातियां ही निर्धारित कर देती हैं। नेक्स्ट है भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि जाति सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है। जाति ही बताती है कि कौन सी जाति ऊंची है, कौन सी निम्न है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं समाज के अंतर्गत बहुत अपना रोल प्ले करती हैं। जाति के आधार पर स्त्रीकरण भारतीय समाज का हिस्सा रहा है, आज भी है, पूरी रूप से तो नहीं मिटा है। जाति शुद्धता व अशुद्धता के आधार पर विभाजित व्यवस्था होती है। इसमें कर्मकांडीय चीजें देखने को मिलती है, क्या चीज शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, इन चीजों के ऊपर आधारित होती है। इसके अलावा जाति में विवाह संबंधी नियम भी देखने को मिलते हैं, विवाह संबंधी कठोर नियम, विवाह संबंधी कठोर नियम देखने को मिलते हैं, नियम भी होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, नारी से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, वह उनमें किस प्रकार से सुधार भी हुआ है। तो देखो, नारियों को भी जिस तरीके से भारतीय समाज के अंदर अनुसूचित जाति जनजातियों को भी बहुत ज्यादा
अनुचित व्यवहार किया गया, सेम उसी तरीके से महिलाओं के साथ में भी हुआ, क्योंकि पितृवंशीय परिवार था, पितृ सत्तात्मक परिवार था, तो उसमें महिलाओं को डिसीजन मेकिंग पावर ये सब नहीं दी जाती थी, असमानता देखने को मिलती थी, कोई स्वतंत्रता नहीं थी, ना पढ़ने का अधिकार, ये सब चीजें मुद्दे कहीं ना कहीं इसमें शामिल होते थे। तो इसी में क्या होता है कि स्त्रियों के अधिकारों, उनकी स्थिति के लिए 19वीं सदी में बहुत सारे सुधार भी हुए। जैसे स्त्री पुरुष में असमानता सामाजिक है, ना कि प्राकृतिक। यदि पुरुष प्राकृतिक आधार पर असमान है तो क्यों कुछ महिलाएं समाज में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती है। तो सबसे बड़ी अवधारणा बना रखी है कि जो पुरुष होते हैं वो क्या है, शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जबकि ये चीजें देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें कह सकते हो कि पूरी तरीके से सही भी नहीं है। आज हमें आर्मी के अंदर भी महिलाएं देखने को मिल रही हैं, पुरुष ही सिर्फ कमाने वाले नहीं है, महिलाएं भी कमाने। सेकंड, दुनिया या देश में ऐसे भी समाज है जहां परिवारों में महिलाओं की सत्ता व्याप्त है। जैसा हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी देखा था, उसमें हमने खासी जनजाति देखी थी महिलाओं के लिए, ठीक है। ऐसी केरल का नायर परिवार है, मेघालय के अंदर आपका खासी जनजाति है, जिसके अंदर क्या होता था, महिलाएं काम कर रही हैं, महिलाओं मातृवंशीय परिवार देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह पर तो महिलाएं बिल्कुल डाउन है और एक जगह पर ऊपर रही। तो अगर भगवान को या प्रकृति को सबको सेम बनाना तो हर जगह सेम बनाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक जगह पर बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ काम नहीं करना है, आप कर ही नहीं सकती हो, आपके अंदर इतना बल नहीं, और दूसरी जगह पर वो सारे काम करने में सक्षम है। तो ये प्राकृतिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है, समाज द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी। नेक्स्ट है, यदि महिला जैविक या शारीरिक आधार पर अयोग्य समझी जाती हैं तो वह कैसे सफलतापूर्वक कृषि और व्यापार चला पाती हैं। और अगर आज की बात करूं तो आर्मी में कैसे शामिल हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी हम बात करते हैं अपनी इंडियन आर्मी, और उसके अंदर महिलाएं शामिल हैं, तो वो शारीरिक रूप से भी कमजोर नहीं है। ओलंपिक्स में देख लीजिए, ठीक है। संक्षेप में अगर बात करें तो यह कहना न्याय संगत होगा कि स्त्री पुरुष के बीच में असमानता के निर्धारण में जैविक, प्राकृतिक या शारीरिक तत्वों की कोई भूमिका नहीं देखने को मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज से बनाई हुई व्यवस्था है जिसमें स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कमजोर समझा जाता है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ घरेलू कार्यों तक सीमित करने की बात होती है। तो इसके लिए बहुत सारे सुधार आंदोलन भी हुए, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने करा था, जिसमें सती प्रथा और बाल विवाह के विरोध में किया था। सती प्रथा को वैसे बैन करा गया भारत में 1829 में। किसने? तो उस टाइम पर जो लॉर्ड विलियम बेंटिक राजा राम मोहन की सहायता से इन्होंने करा था, ठीक है। तो इसको राजा राम मोहन रॉय ने करवाया था, सती प्रथा, बाल विवाह। इसके अलावा ज्योतिबा फूले, उन्होंने जातीय व लैंगिक अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किया। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में जो सामाजिक सुधार के लिए लड़कियों के स्कूल तथा कॉलेज खोले, उन्होंने एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज खोला था, जिसको आज हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारियों की शिक्षा में योगदान दिया और गोविंद रानाडे ने विवाह पुनर्विवाह पर जोर दिया। पहले विधवाओं को दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन जो गोविंद रानाडे थे उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया और ये तभी सफल हो पाया है। फिर ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, स्त्री पुरुष तुलना बुक किसने लिखी? तो ताराबाई शिंदे ने, जिसमें गलत तरीके से पुरुषों को ऊंचा दर्जा देने की बात कही गई है। और नेक्स्ट हमारा बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। शेखावत हुसैन ने सुल्ताना ड्रीम, ये उनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने लिखा है सुल्ताना ड्रीम नामक किताब लिखी, जिसमें हर लिंग को बराबर अधिकार देने पर चर्चा की गई कि ये क्यों लिंग के आधार पर इतना ज्यादा भेदभाव हो रहा है, वो इसके अंदर इन्होंने बात करी है। फिर 1931 में कराची में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, उसके अंदर अध्यादेश जारी करा गया कि स्त्रियों को भी बराबरी का हक देने पर बात करी गई कि इसमें सार्वजनिक रोजगार, शक्ति या सम्मान के संबंध में नियोग्य महिलाओं को नहीं ठहराया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिंग के आधार पर। और फिर हमारा 1970 में काफी अहम मुद्दों पर जोर दिया गया, जैसे स्त्रियों को मत डालने यानी कि वोट का अधिकार मिल गया, सार्वजनिक पद धारण करने के अधिकार दे दिया, यानी कि सरकारी नौकरियां, पद, उनमें इनको अधिकार मिल गया 1970 के टाइम पर। इसके अलावा जो हमारा स्थानीय शासन है यानी कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका, इनमें 1/3 आरक्षण दिया गया, यानी कि 33% आरक्षण। जैसे लोकसभा और विधानसभा में पारित हो चुका है, मिलना इनको आरक्षण। फिर है पूर्वाग्रह एवं रूढ़ धारणाओं के बारे में संक्षेप में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
दोनों एक साथ भी पूछ सकता है और आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है। तो पूर्वाग्रह क्या है, शब्दों को ही तोड़ दो यार, पूर्व जमा आग्रह, यानी कि पहले से ही हमने कुछ ऐसी चीजें बना ली हैं। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या विश्वास को हम बोलते हैं पूर्वाग्रह। यानी कि पूर्वाग्रह अपरिवर्तनीय होते हैं, कठोर होते हैं और रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं, इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। जिसमें हम कह सकते हैं हमने किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी हमने पहले से ही मन में बना लिया कि वो तो ऐसा ही, जब बात नहीं हुई है हमारी उससे, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन समाज में ऐसा आप देखते हो कि किसी के लिए भी पहले से ही मनगढ़ंत कहानी बना ली जिसका सच्चाई से कोई दूर दूर तक लेना भी नहीं होता। फिर आता ऋण धारणाएं क्या है, तो ऋण धारणाएं ऐसे लोक विश्वास होते हैं, कोई भी अचल विचार या ऐसी भावना जो सामंजस्य शाब्दिक तथा समय युक्त हो और समूह स्वीकृत हो, ऋण धारणा कहलाती है। कोई भी लोक विश्वास है जो इन्हीं मान्यताओं पर आधारित होते हैं। ज्यादातर महिलाओं के लिए निर्जातीय प्रजातीय समूहों के बारे में ये चीजें प्रयोग की जाती हैं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, कि अन्य पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने के मानदंड क्या है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे बाहर अगर आपका एक भी क्वेश्चन दिख जाए तो बता देना, अगर कुछ भी नहीं आएगा इससे बाहर, ठीक है। जो करा रहा हूं उसको आप कर लीजिए, कुछ भी बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। तो जो चैप्टर मैंने आपको करा दिए हैं उन चैप्टर्स को देखिए, एनिमेशन वीडियोस को देखिए, इसको देख लीजिए, कुछ बाहर वैसे भी नहीं है, ठीक है। चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में कराया हुआ है। इसमें सेवा करने वाली शिल्पी जातियों के लोग शामिल हैं। जैसे इन वर्गों की प्रमुख विशेषता सांस्कृतिक, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो ना ज्यादा ऊंचे में आ रहे थे, उच्च जातियों में, ना निम्न जातियों में आ रहे थे, इनको बोला गया। तो संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से इनका पिछड़ापन है। ये वर्ग ना तो उच्च जाति में आते हैं और ना ही निम्न जाति में। ऐसे ही काका कालेलकर की अध्यक्षता में सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से तैयार है। सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठन किया गया, तो 1953 में उसने अपनी रिपोर्ट दी गई थी काका कालेलकर की अध्यक्षता में। और फिर दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग ये 1979 में बीपी मंडल आयोग इसको बोलते हैं, वो गठित किया गया। दोनों 1-1 नंबर के क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। आज अन्य पिछड़े वर्गों के बीच भारी विषमता देखने को मिलती है। एक और तो ओबीसी का वह वर्ग है जो क्रीमी लेयर है और एक नॉन क्रीमी लेयर है, इसलिए जिसके पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें देखते हो आप नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि इसमें भी हमें समाज के अंदर देखने को मिलता है जो ऐसे लोग हैं जो संपन्न है उनको तो नहीं मिलेगा, जो संपन्न नहीं है उनके लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो वही दे रखा है आपका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और दोस्तों लाइक कर दीजिए ना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो सामाजिक संसाधनों के विभाजन को समझाइए। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन चीजों को बनाने में, खुद ही बनाता हूं मैं। सामाजिक संसाधनों को 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 आर्थिक पूंजी एवं भौतिक संपत्ति आय के रूप में, सांस्कृतिक पूंजी प्रतिष्ठा व शैक्षणिक योग्यता के रूप में। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना इसके अंदर, डायरेक्टली आप लिख कर आओगे 2 नंबर मिल जाएंगे इसके। सामाजिक पूंजी सामाजिक संगतियों व संपर्कों के जाल के रूप में हमें संसाधनों का विभाजन देखने को मिलता है कि एक तो आर्थिक पूंजी है जिसके पास में भौतिक संपत्ति बहुत ज्यादा है और दूसरा किसी के पास में आय ज्यादा है। सेकंड सांस्कृतिक पूंजी जिसके पास में कह सकते हो प्रतिष्ठा है, इज्जत है, वो है। शैक्षणिक योग्यता है किसी के पास में, 2 ही तरीके ऐसे तो कमा रहे हैं इज्जत, किसी के पास पैसा है, किसी के पास शिक्षा है। थर्ड सामाजिक पूंजी सामाजिक संगति और संपर्कों के जाल के रूप में कि हमारी सामाजिक संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है, जाल क्या है, वो चीज है। इज्जत कमाने के 2 ही है, या तो हमारे पास में पुश्तैनी जमीन बहुत ज्यादा हो तो इज्जत है, दूसरा शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर आप बिना किसी खून खराबे के पूरा संसार विजित कर सकते हो, वो है शिक्षा का माध्यम। चाहे आप कुछ भी बन जाओ, बनोगे शिक्षा के माध्यम से ही, ठीक है। बिन गुरु ज्ञान ना हो, जिसको कह सकते हो कि बिन गुरु कृपा विवेक ना हो। तो गुरु का ज्ञान जरूरी है क्योंकि मार्गदर्शन वही दे सकता है क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि आपको जैसे हम मोटिवेट कर सकते तो क्योंकि जिस फेज पर आप हो हम वहां से आ चुके, तो क्या गलतियां वो हम आपको बता सकते हैं आराम से, ठीक है। तो गुरु से बड़ा कोई वैसे भी मेंटोर नहीं होता। जातियों व जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदम क्या है, तो देखो राज्य द्वारा जो उठाए गए कदम है वो ये कि अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए राज्य व केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षण की सुविधा दे दी गई। आरक्षण जैसे सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया, इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो।
इसके अलावा अस्पृश्यता अपराध 1955 में आया। 1850 का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम आया। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अस्पृश्यता उन्मूलन कानून 1989 इसको बनाया गया। और उच्च शैक्षिक संस्थानों के 93 संशोधन के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दे दिया गया, यानी कि जो दूसरे हैं उनको तो है ही है, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग को 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दे दिया गया। और फिर अनुच्छेद 17 यानी कि आर्टिकल नंबर 17 जो हमारा किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकार। कमेंट में बता देना मेरे को मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद से। चलो मैं यही बता देता हूं। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 12 से 35 यानी कि 12 to 35 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है भाग 3 में। और उसके अंदर हमारा अनुच्छेद जो 17 है, ठीक है, जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18, उसके अंदर अनुच्छेद 17 जो है हमारा अस्पृश्यता जिसको बोल सकते हो, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वो इसके अंदर है। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक बहिष्कार से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक बहिष्कार यानी कि किसी चीज को मना कर देना, बहिष्कार कर दिया गया। अब समाज से जिसको बहिष्कार कर दिया वो सामाजिक बहिष्कार है। जैसे ऐसे तौर तरीके जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह के समाज में पूरी तरीके से घुलने मिलने से रोक दिया जाता है, इसको बोलते हैं बॉयकॉट कर देना। अब उनको समाज के अंदर ही नहीं है, समाज से बाहर कर दिया गया, उनको सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। और ये आकस्मिक नहीं होता, व्यवस्थित तथा अनैच्छिक होता है, यानी कि व्यवस्था बनाकर होता है और अनैच्छिक होता है। अपनी इच्छा से कोई सामाजिक व्यवहार, सामाजिक बहिष्कार नहीं चाहता है। नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर लंबे समय तक विषमता व बहिष्कार के कारण निष्कासित समाज में प्रतिशोध या घृणा की भावना पैदा हो जाती है। और जिस कारण निष्कासित समाज अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, जिसको आप समझ सकते हैं कि कई बार कि अगर किसी के साथ में इतना ज्यादा भेदभाव कर दिया गया है तो वो एक टाइम के बाद अपने आप ही समाज से कटाव महसूस कर लेता है। जैसे दलित, जनजातीय समुदाय, महिलाएं हैं, अन्यथा सक्षम लोग हैं, ये सभी लोग कहीं ना कहीं क्या है, समाज के अंदर इस तरीके से सामाजिक विविधीकरण या सामाजिक, हमारे को कह सकते हो कि इसमें विभाजन देखने को मिलता है, वो चीजें शामिल कर लेती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि जो समाज सुधारक द्वारा बनाई गई कुछ संस्थाएं हैं उसका वर्णन कीजिए। ये मैचिंग में भी आ सकता है और आपसे 1 नंबर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। जैसे ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। इसके अलावा आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण परमहंस मंडली की स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद ने। और सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी ज्योतिबा फूले ने। और अलीगढ़ आंदोलन किया गया था सर सैयद अहमद खान ने, जिसके अंदर क्या हुआ था, स्कूल कॉलेज महिलाओं के लिए अंदर इस्लाम के अंदर वो कर रहे थे। इसके अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज हमें देखने को मिलती है वो इन्हीं की सहायता से देखने को मिलती है। तो ये तो थे हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, तो जिसमें आपका काम है वो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है, आपके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद हमारा मिड टर्म के लिए 1 चैप्टर रह जाएगा, 3 चैप्टर हमने करा दिए हैं और आप उनको देखिए, आप खुद पाएंगे अपने अंदर बदलाव। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।